हमारे जो चैप्टर है 1 से लगाकर 3 इनकी हमने प्लेलिस्ट में डिटेल डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में इसको देखें और चैनल्स को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आपको स्पेशल कोई नोट्स चाहिए, स्पेशल कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको प्रोवाइड करवाने हैं तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करें। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है स्टैक एंड क्यू। स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है एरे की तरह, स्टैक और क्यू के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टैक। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है यानी एडीटी, जिसका प्रयोग आमतौर पर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है। उदाहरण के लिए ताश के पत्तों की स्टैक या एक डेक या प्लेटों की स्टैक वास्तविक दुनिया में एक स्टैक की तरह ही बर्ताव करती है। अब नॉर्मल भाषा में कहें तो स्टैक क्या है? स्टैक एक इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं जो एक ही छोर से काम करता है, यानी जिस छोर से, जिस एंड से डेटा आपका इनपुट होगा उसी एंड से वापस बाहर आपके आउटपुट होगा। तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको स्टैक का डिटेल बताता हूँ। स्टैक, अब स्टैक के अंदर क्या है? डेटा इनपुट करने और डेटा निकालने का छोर एक ही है, एक ही एंड से डेटा इनपुट होगा। जो डेटा इनपुट करते हैं उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे हम? पुश। और डेटा को निकालने के लिए जो ऑपरेशन होगा उसको कहेंगे पॉप। अब जिस छोर से डेटा निकलेगा आपका और जहां पे डेटा जाएगा वो जो पोजीशन होती है वो क्या कहलाएगी? आपकी टॉप। ये कुछ टॉपिक है आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं स्टैक से रिलेटेड, उनमें आपसे पूछा जाता है टॉप क्या है, पुश क्या है, पॉप क्या है, इनकी डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टैक के अंदर आपको देखा होगा डेटा इनपुट करने के लिए पुश हो गया, डेटा को वापस निकालने के लिए पॉप हो गया, और जो पोजीशन है जहां से डेटा इनपुट होगा या फिर डेटा आपका निकलेगा वो पोजीशन कहलाएगी टॉप। तो स्टैक को हम क्या बोलते हैं? लिफो, LIFO, लिफो। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट आपका सबसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इनपुट होगा वही सबसे पहले आपका डेटा के रूप में निकलेगा जब आप उसको पॉप के द्वारा निकालोगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर एक क्लास के अंदर टीचर अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक मंगाते हैं चेक करने के लिए, तो नोटबुक को जब सारे इकट्ठी करते हैं तो इकट्ठी करने के बाद जो नोटबुक सबसे लास्ट में आई है वही नोटबुक सबसे पहले चेक होगी। तो बिल्कुल वो स्टैक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर बुक के अंदर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन आगे डिटेल देखेंगे। वास्तविक दुनिया में स्टैक केवल एक छोर पर ऑपरेशन की अनुमति देता है, यानी एक ही एंड से डेटा को आप निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम केवल कार्ड या प्लेट्स स्टैक के ऊपर से तत्व रखकर या निकाल सकते हैं। इसी तरह स्टैक एडीटी केवल एक छोर पर डेटा के ऑपरेशन की अनुमति देता है। किसी भी समय हम केवल स्टैक के शीर्ष तत्व का उपयोग कर सकते हैं। शीर्ष का मतलब हो गया टॉप पोजीशन उसकी। यह सुविधा स्टैक को लिफो, अंतिम इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, नॉर्मल पूछते हैं लिफो का फुल फॉर्म बताओ, लिफो क्या है, लिफो का यूज किस में होता है? तो लिफो का यूज होता है स्टैक के अंदर, तो डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर जो तत्व अंत में जोड़ा जाता है पहले हटाया जाता है, वही स्टैक शब्दावली में जोड़ने को पुश कहेंगे। डेटा जब आप ऐड करोगे स्टैक के अंदर, डेटा इनपुट करवाओगे तो पुश होगा, और डेटा को हटाने को क्या कहेंगे? पॉप। तो स्टैक के अंदर कुछ नॉर्मल वर्ड है जो आपको पता होने चाहिए। एक तो लिफो, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक टॉप पोजीशन क्या है, एक पुश क्या है, और एक पॉप क्या है। यानी ये जो चारों वर्ड है ये स्टैक से रिलेटेड है। अगर आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैक पर कमेंट लिखो या स्टैक पर टिप्पणी लिखो, स्टैक के बारे में समझाओ, तो वहाँ ये जो सारे वर्ड है उनकी डिटेल आपको बतानी है। और एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम भी आप बना सकते हैं। स्टैक का प्रेजेंटेशन,
देखो पुश का दे रखा है, डेटा इनपुट करवा रहा है स्टैक के अंदर, और पॉप भी कहां से होगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में जो डेटा आया है वही सबसे पहले निकलेगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक स्टैक को एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक लिस्ट, इनके माध्यम से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी आप इस स्टैक का निर्माण कर सकते हैं। एक स्टैक फिक्स साइज का भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से इसको अपन यूज में ले सकते हैं। एरे का उपयोग कर स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो एक फिक्स साइज स्टैक है। नॉर्मली एरे का यूज लेके आपके भी जो प्रोग्राम होगा, जो हम बताएंगे, वो नॉर्मली एरे का यूज लेके एक स्टैक होगा, और उस स्टैक के अंदर आप डेटा इनपुट करोगे। जो डेटा आपका सबसे लास्ट में इनपुट होगा, जब आप इस पॉप ऑपरेशन को चलाओगे, तो वही डेटा सबसे पहले बाहर निकलेगा, और उनके जो निकलने का क्रम है, जो सबसे लास्ट में है वो उसके बाद वाला, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर आपका चलेगा। अब इसके साथ कौन कौन से बुनियादी ऑपरेशन किए जा सकते हैं स्टैक के साथ, तो एक स्टैक ऑपरेशन का उपयोग स्टैक को इनिशियलाइज और डी इनिशियलाइज करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा एक स्टैक निम्नलिखित दो प्राथमिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। मुख्य, पुश एक तत्व स्टैक में जोड़ना, पॉप एक तत्व स्टैक से हटाना, यानी डेटा इनपुट करवाने के लिए और डेटा को निकालने के लिए दो फंक्शन काम में इसके अंदर लिए जाते हैं, पुश और पॉप। जब हम स्टैक में कोई तत्व जोड़ते हैं, तब स्टैक के कुशलता से उपयोग के लिए उसका स्टेटस चेक करते हैं। इसके लिए कुछ फंक्शन है। देखो, जब आप स्टैक के अंदर डेटा इनपुट करवाओगे, अगर आपने एरे के रूप में स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया है, तो उसकी साइज क्या है ये आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उन सबको चेक करने के लिए कि स्टैक के अंदर वर्तमान में कौन सा डेटा है, उसकी क्या स्थिति है, तो उसके लिए कुछ फंक्शन दे रखे हैं। पिक फंक्शन, स्टैक के शीर्ष डेटा तत्व को हटाए बिना प्राप्त करना, यानी शीर्ष यानी सबसे टॉप पोजीशन में जो डेटा है उसको छोड़कर उसके अलावा वाला नीचे वाला डेटा अगर आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए पिक फंक्शन का उपयोग हुआ। उसके बाद है इस फुल का मतलब क्या हुआ, ओवरफ्लो स्टैक के भरे होने की जांच करता है। ये फंक्शन क्या करता है, जब आप स्टैक के अंदर डेटा इनपुट करवाओगे, तो पहले ये चेक करेगा कि आपका जो स्टैक है, आपने एरे के रूप में इंप्लीमेंट किया है, उसके अंदर डेटा फुल तो नहीं है या ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, तो इसकी जांच करने के लिए इस फुल फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद है इस एम्प्टी, स्टैक के खाली होने की जांच करता है, यानी जब आप स्टैक में से डेटा को डिलीट कर रहे हैं पॉप ऑपरेशन के द्वारा, तो उस समय पहले ये चेक करता है कि आप डेटा को डिलीट करना चाह रहे हो, निकालना चाह रहे हो स्टैक में से, तो डेटा है या नहीं है, तो अंडरफ्लो तो नहीं है, इज एम्प्टी यानी खाली तो नहीं है स्टैक। अगर खाली होगा स्टैक, तो आप किस प्रकार डेटा पॉप ऑपरेशन से निकालोगे। तो हर समय स्टैक में अंतिम जोड़े गए तत्व के लिए एक पॉइंटर का उपयोग करते हैं, जो कि स्टैक के टॉप को बताता है। इसे टॉप के नाम से जाना जाता है। टॉप वेरिएबल बिना हटाए स्टैक के टॉप की वैल्यू को बताता है। टॉप क्या है, एक पॉइंटर है। अब पॉइंटर के बारे में हमने डिस्कस किया है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एड्रेस है, यानी जहां से आपका डेटा इनपुट होगा या डेटा निकलेगा, वो पोजीशन क्या कहलाएगी, सबसे ऊपर वाली। स्टैक के अंदर जो सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो टॉप पोजीशन कहलाती है। तो टॉप एक पॉइंटर की तरह होता है, सबसे स्टैक का सबसे लास्ट एलिमेंट। अब स्टैक के कुछ फंक्शन के प्रोसीजर दे रखे हैं, जैसे पिक है, पिक का एल्गोरिदम दे रखा है। पिक के बाद पुश ऑपरेशन, स्टैक में एक नया डेटा तत्व जोड़ने या डालने की प्रक्रिया को पुश कहते हैं। पुश ऑपरेशन के कुछ स्टेप दे रखे हैं कि आप सबसे पहले स्टैक को चेक करोगे, चेक करने के बाद वो फुल तो नहीं है, ठीक है। अगर फुल होगा तो आप कैसे डेटा डालोगे, एरर करके बाहर निकल जाएगा। और अगर है, इफ द स्टैक इज नॉट फुल, तो इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। अगर वो फुल नहीं है आपका स्टैक, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, टॉप की पोजीशन जो आप चेंज हो जाएगी, और आप जो डेटा लोकेशन में डेटा डालोगे सबसे ऊपर, वो टॉप की पोजीशन अब उसके बाद में वो हो जाएगी, यानी लास्ट में जो डेटा डालोगे टॉप की पोजीशन चेंज होकर वहां हो जाएगी। ये दे रखा है, देखो इसने अंदर क्या क्या है, ए बी सी डी 4 डेटा एलिमेंट डाले हैं। उसके बाद जैसे ई डाला, अब टॉप की पोजीशन कहाँ आ गई, ई के ऊपर आ गई। यदि स्टैक को लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करते हैं, तो
स्टेप 3 में डायनेमिक मेमोरी आवंटित होगी। आप क्या करोगे अगर इसको इंप्लीमेंट करते हो लिंक लिस्ट के माध्यम से, तो एरे तो क्या होता है कंपाइल टाइम या आप पहले ही डिक्लेयर कर देते हो नॉर्मली, लेकिन जब लिंक लिस्ट का उपयोग करते हो तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का उसके अंदर यूज होगा। इसका एल्गोरिदम भी दे रखा है पुश ऑपरेशन का, टॉप +1 अगर फुल होगा तो डेटा आपके इंक्रीज होगा नहीं। अब है पॉप ऑपरेशन। स्टैक में एक डेटा तत्व को हटाने की प्रक्रिया को पॉप ऑपरेशन कहते हैं। जब पॉप ऑपरेशन को एक एरे की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं तो वास्तव में डेटा तत्व को हटाने की बजाय टॉप वेरिएबल को 1 से घटाते हैं। आप क्या करोगे, जो आपका जो टॉप एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसको आपको हटाना है पॉप ऑपरेशन के द्वारा इंप्लीमेंट करते हैं, तो वास्तव में क्या करता है, डेटा तत्व को हटाने की बजाय टॉप वेरिएबल को 1 से घटाता है। यानी अब टॉप पोजीशन क्या हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जो सबसे ऊपर वाला टॉप एलिमेंट था उसको आप निकाल दोगे इसलिए। जबकि लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करने पर वास्तव में डेटा तत्वों को हटाकर मेमोरी डी एलोकेट किया जाता है। पॉप ऑपरेशन का ये जो स्टेप दे रखे, अब देखो जब आप इसको लिंक लिस्ट में इंप्लीमेंट करते हैं तो वह डायनेमिक मेमोरी यूज में आती है, तो डायनेमिक मेमोरी को वापस फ्री कर दिया जाता है। जब आप टॉप पोजीशन से कोई डेटा को हटा दोगे तो टॉप पोजीशन चेंज हो जाएगी और ऊपर की जो जगह थी उसको वापस डी एलोकेट कर दिया जाएगा। ये कब होगा, जब लिंक लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज लिया जाएगा। तो यहां इसका भी दे रखा है एल्गोरिदम, ये देखो टॉप पोजीशन क्या थी, ई, और उसके बाद जैसे ही ई को हमने पॉप के द्वारा बाहर निकाला है, अब टॉप पोजीशन क्या हो गई, डी। तो इस प्रकार टॉप ये एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, आप स्टैक्स के बारे में जब आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो आपको पुश, पॉप, लिफो और टॉप इनके बारे में ढंग से डिस्कस करना है, दो लाइन में ढंग से समझाना है आपको आंसर के रूप में। अब पॉप का भी इन्होंने एल्गोरिदम दे रखा है। स्टैक के उपयोग कहां यूज आता है स्टैक, देखो एक तो है अंक गणितीय अभिव्यक्ति मूल्यांकन यानी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, यानी जो आप नॉर्मली आपकी समीकरण है कोई गणित की, तो वहां इसका यूज आप ले सकते हैं। उसके बाद में बग ट्रैकिंग, बग का मतलब नॉर्मली एरर ही होता है लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। उसके बाद है स्मृति प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर की मेमोरी में जैसे डेटा आएगा या डेटा आपका जाएगा तो उसके अंदर भी स्टैक पद्धति को यूज लिया जाता है, यानी जो स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही तरीका यहाँ अपनाया जाता है इन चीजों के अंदर। तो अंक गणितीय अभिव्यक्ति, ठीक है ना, इसके अंदर इसका क्या यूज है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखने के तरीके को नोटेशन कहते हैं। एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को 3 अलग अलग तरीकों लेकिन समान नोटेशन से लिख सकते हैं बिना सार या आउटपुट के बदले, यानी आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा और हम अपनी समीकरण को, एक्सप्रेशन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका इनफिक्स नोटेशन, उसके बाद है उपसर्ग यानी पॉलिश नोटेशन, थर्ड है पोस्ट फिक्स यानी रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इन तीनों की डिटेल दे रखी है। तो सबसे फर्स्ट देखो आप, हम एक एक्सप्रेशन ले रखिए a - b + c लिखते हैं जिसमें कि ऑपरेटर ऑपरेंड के मध्य इस्तेमाल किया गया। ये एक इनफिक्स नोटेशन है, इसका मनुष्य के लिए पढ़ना, लिखना और बोलना आसान है, नॉर्मली हम इसका यूज लेते हैं, हम लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटिंग उपकरणों के लिए मुश्किल है। एक एल्गोरिदम में इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रोसेस करने के लिए अधिक टाइम और स्पेस की आवश्यकता होती है, यानी कि हम कह सकते हैं इनफिक्स नोटेशन कौन सा है जिनको हम नॉर्मली यूज करते हैं बिना सिस्टम, मनुष्य जिनको यूज करता है। तो इसमें क्या होता है, आपके ऑपरेटर बीच में यूज लिए जाते हैं। उसके बाद है उपसर्ग यानी पॉलिश नोटेशन। उपसर्ग पॉलिश नोटेशन में क्या होगा, जिस प्रकार आपके हिंदी ग्रामर के अंदर उपसर्ग होता है वो आगे लगता है शब्दों के, उसी प्रकार यहां भी क्या होगा, आपका ऑपरेटर क्या होगा, ऑपरेंड के पहले लगेगा, ऑपरेंड से। इस नोटेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के आगे लिखा जाता है, उदाहरण के लिए +ab जो कि इनफिक्स नोटेशन a + b के समान है। उपसर्ग नोटेशन को पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, यानी ये जो ऑपरेटर है इन ऑपरेंड से पहले लग गया a और b को, तो इस प्रकार इसका यूज किया जाए। ये सारा सिस्टम के अंदर है। उसके बाद है पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन को
रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं। इसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में होता है। उदाहरण के लिए ए बी प्लस, जो कि इनफिक्स नोटेशन ए प्लस बी है, यहाँ क्या होगा, पोस्ट फिक्स के अंदर रिवर्स पॉलिश नोटेशन कह सकते हैं जिसको। ये जो है आपका ऑपरेटर अंत में लगेगा, यानी ए प्लस बी अगर आप लिख रहे हो ए प्लस बी, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस ए बी या ए बी प्लस, लेकिन इनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये लैंग्वेज किसके लिए है, सिस्टम के लिए, तो सिस्टम में इनका उपयोग लिया जा सकता है। तो स्टैक का उपयोग एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में रूपांतरण के लिए किया जा सकता है। आप स्टैक का यूज लेके आप अलग अलग उसमें नोटेशन को चेंज कर सकते हैं। अब आता है बग ट्रैकिंग। क्या है बग ट्रैकिंग? बग ट्रैकिंग का उपयोग एल्गोरिदम में किया जाता है जहां किसी पथ के साथ स्टेप्स होते हैं जो कि किसी स्टार्ट पॉइंट से किसी उद्देश्य तक हो। यानी वापस देखना इस लैंग्वेज को, एल्गोरिदम में किया जाता है जहां किसी पथ के साथ स्टेप्स होते हैं जो एक स्टार्ट पॉइंट से किसी उद्देश्य तक जानते हैं। यानी इस प्रकार के स्टेप्स होते हैं जो आपको फाइनल जहां पे जाना है वहां तक लेके जाते हैं। उदाहरण के लिए एक भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता सर्च करना, तो भूल भुलैया एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है। तो वहां भूल भुलैया में जब कोई जाता है तो उसका मेन क्या होता है रीजन, कि भाई मुझे इससे बाहर निकलना है, अपना रास्ता ढूंढना है। एक ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का रास्ता पता करना। उपरोक्त सभी मामलों में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के बाद वापस पहले पॉइंट पर आना हो और अन्य विकल्प चुनना हो, यानी आपने जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप चले गए तो वापस वहां आना हो, तो आप पीछे वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो वो भी एक स्टैक का एग्जाम्पल हो गया। फिर समाधान के लिए स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, स्टैक का यूज किया जाएगा। स्टैक का मतलब है स्टैक पद्धति का, लिफो पद्धति का। रिकर्सन एक अन्य इष्ट समाधान है जिसको स्टैक की मदद से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रिकर्सन यानी पुनः, रिकर्सन फंक्शन होता है इसी प्रकार। अब है मेमोरी मैनेजमेंट। कोई भी आधुनिक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए प्राथमिक स्मृति प्रबंधन मॉडल के रूप में एक स्टैक का उपयोग करता है। अब स्टैक का उपयोग करने का मतलब हुआ जब आप किसी डेटा को अपने सिस्टम में सेव करते हो तो वो डेटा स्टैक पद्धति यानी स्टैक जिस प्रकार लिफो पद्धति का यूज करता है उसी प्रकार डेटा सिस्टम की मेमोरी में जाके सेव होता है। और जब आपको डेटा को एक्सेस करना होता है तो जो डेटा आपने सबसे लास्ट में सेव किया था, जब आप उस डेटा को लोगे तो वो तेज गति से आएगा। इसका कारण क्या है कि जो आपने डेटा डाला था वो स्टैक पद्धति का ही यूज कर रहा है। जो सबसे लास्ट में डेटा डाला था वो सबसे ऊपर रहेगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट में भी यहाँ पे सिस्टम के अंदर स्टैक पद्धति का यानी लिफो पद्धति का यूज करते हैं। अब आगे का टॉपिक है क्यू। देखो स्टैक के बारे में आपने काफी कुछ थ्योरी समझी। स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, पुश, पॉप, टॉप क्या है, ठीक है, और इसके साथ कौन कौन से फंक्शन है, पिक फंक्शन है या इज फुल है, इज एम्प्टी है, इन सारे फंक्शंस के बारे में इनकी थ्योरी क्या है, इनसे होता क्या है, स्टैक का इंप्लीमेंट कैसे होता है, तो ये सब हमने स्टैक के बारे में पढ़ा। अब सेकंड टॉपिक है अपना क्यू। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे इस वीडियो पर इन टॉपिक्स के ऊपर कमेंट जरूर करें। आपको कौन कौन से नोट्स चाहिए, आपको क्या लगता है हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और क्या क्या आपको इसमें उपलब्ध करवा सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट। आगे का टॉपिक है अपना क्यू। क्यू एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टैक के जैसा ही है, लेकिन क्यू के अंदर क्या है, क्यू अपने दोनों एंड से ओपन रहता है, यानी दोनों छोर से क्यू हमेशा क्या होगा, खुला रहेगा, ओपन रहेगा। देखो क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो कुछ हद तक स्टैक के समान है। स्टैक के विपरीत क्यू अपने दोनों सिरों पर खुला रहता है, यानी इसमें डेटा आने और जाने के लिए दो अलग अलग एंड है नॉर्मली पर खुला रहता है। एक सिरा तत्व को जोड़ने को एन क्यू और दूसरा सिरा तत्व को हटाने को डी क्यू को उपयोग में आता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर पहले आओ पहले पाओ, यानी फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके डेटा पहले आएगा वही पहले जाएगा। यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धति का यूज किया जाता है। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्टैक में हैं, वही इसके अंदर क्यू के अंदर भी है, यानी पैटर्न सेम है, थोड़ा सा उसकी टेक्निक अलग है, लगभग स्टैक के समान ही है। सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात पहले संग्रहित डेटा आइटम पहले हटा दिए जाएंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। फीफो का एक एग्जांपल लें तो हम अगर बैंक में डिपॉजिट करवाने या विड्रॉल के लिए एक क्यू में खड़े हैं, वहाँ भी एक वर्ड आता है क्यू में खड़े हो जाओ पंक्ति में, तो जो व्यक्ति सबसे पहले आया है उसका काम पहले होगा और जो एंड में आया है वो पीछे आके लाइन में खड़ा होगा। तो इसीलिए क्यू का मतलब ही पंक्ति होता है, तो क्यू के ऊपर ये फीफो पद्धति काम करती है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। क्यू के लिए एक वास्तविक दुनिया में एक सिंगल लेन का रोड जिसमें जो साधन पहले प्रवेश करेगा पहले बाहर आएगा, एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आप सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने के लिए जा रहे हो, वहाँ आपको टिकट लेना है, आजकल तो सब ऑनलाइन है, फिर भी आप वहाँ खड़े हो तो वहाँ भी क्यू का यूज़ होगा, बैंकों में भी क्यू का यूज़ होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है रोड के ऊपर, ये देखो इसका डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इन और डेटा आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, क्यू प्रेजेंटेशन। अब हम समझ गए हैं कि क्यू में दोनों सिरों को अलग अलग कारण के लिए उपयोग में लेते हैं। निम्नलिखित चित्र की सहायता से भी यहाँ दे रखा है इसका डेटा स्ट्रक्चर का। एक स्टैक की तरह क्यू को भी एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक लिस्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी आप क्यू का निर्माण कर सकते हैं। एक क्यू फिक्स साइज या डायनेमिक साइज का हो सकता है, ये भी डेटा सेम है, फिक्स साइज का भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। हम यहाँ एक एरे का उपयोग कर क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो एक फिक्स साइज क्यू है, यानी एरे का यूज लेके हम एक क्यू का निर्माण कर रहे हैं। इसके कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो नॉर्मली यूज में लिए जाते हैं? क्यू ऑपरेशन का उपयोग क्यू को इनिशियलाइज और डी इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या है, एक तो एन क्यू यानी एक तत्व क्यू में जोड़ना, क्यू के अंदर डेटा डालने के लिए इस ऑपरेशन का यानी इस फंक्शन का यूज होगा, और डी क्यू इसके अंदर एक तत्व क्यू से हटाना है, आपको वापस रिमूव करना है। तो क्यू के कुशल ऑपरेशन वही पीक है, क्यू के शीर्ष डेटा तत्व को हटाए बिना प्राप्त करना। इस फुल, अगर आपका क्यू भरा हुआ है और आप डेटा इनपुट करने की कोशिश कर रहे हो तो ओवरफ्लो है, तो ये इस फुल फंक्शन के द्वारा पहले जांच की जाएगी डेटा इनपुट करने से पहले कि क्यू की साइज फुल तो नहीं होगी, क्योंकि एरे के द्वारा जब हम क्यू को इनिशियलाइज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं सॉरी, तो वहाँ पर फिक्स साइज होती है। तो फिक्स साइज में अगर आपने डेटा एलिमेंट डाल दिए हैं और आपका क्यू फुल है तो नया डेटा इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा। तो डेटा इंसर्ट करने से पहले ये फंक्शन चलेगा, ये क्या करेगा, क्यू को चेक करेगा। इसी प्रकार है इज एम्प्टी, जब आप क्यू से डेटा को निकालते हैं तो ये क्या करता है, पहले इज एम्प्टी डेटा ये जांच करता है कि आपका क्यू अंडरफ्लो तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है क्यू के अंदर कोई डेटा है ही नहीं, तो आप फिर किसको डिलीट करोगे। अब क्यू के अंदर भी इन सब के एल्गोरिदम दे रखे हैं, लगभग सेम है। अब देखो यहाँ दो पोजीशन है जिनके बारे में बताते हैं जो क्यू के अंदर यूज में ली जाती है। इस फुल इंप्लीमेंट करने के लिए एक आयामी एरे का उपयोग कर रहे हैं। क्यू में भरे होने की जांच के लिए हम केवल रियर पॉइंटर को चेक करते हैं। रियर पॉइंटर यानी जो सबसे पहले डेटा गया, यहाँ रियर और फ्रंट दो पॉइंटर होते हैं। वहां कितने पॉइंटर थे, एक पॉइंटर था केवल, कितना, कौन सा था, टॉप। ये किसके अंदर था, स्टैक के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ कौन सा होगा, रियर पॉइंटर, वो मैक्स साइज के बराबर है या नहीं, यानी जो मैक्सिमम आपने एरे की साइज ले रखी है वहां तक फुल है या नहीं, यानी डेटा जो आपका आया है वो रियर पॉइंटर, जो सबसे लास्ट में डेटा आया है वो कहलाएगा रियर पॉइंट। यदि हम क्यू को सर्कुलर लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं तो एल्गोरिदम इसकी थोड़ी क्या होगी। देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, तो लिंक लिस्ट वाला अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, थोड़ा उसके बारे में अभी बता देते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब होगा कि जो आपका लास्ट लिंक लिस्ट का एलिमेंट है, डेटा एलिमेंट, वो फर्स्ट को जब पॉइंट करता है तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट कहलाती है। इस फुल का एल्गोरिदम दे रखा है इज एम्प्टी डेटा चेक करने के लिए।
यदि फ्रंट का मान, ठीक है, 0 से कम है तो इसका मतलब Q को इनिशियलाइज नहीं किया गया है, Q खाली है। देखो ये आपका Q है, ठीक है ना। तो यहां आपका जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फ्रंट और रियर, फ्रंट और रियर। ये क्या कह रहा है, यदि फ्रंट का मान मिनिमम 0 से कम है तो इसका मतलब Q को इनिशियलाइज नहीं किया। देखो फ्रंट की जो, जब आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं एरे के द्वारा, तो जो फ्रंट है, फ्रंट का आपका जो मान क्या होता है, वो होता है -1। जब ये -1 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो Q है वो एम्प्टी है, खाली है। तो ये सबसे पहले चेक किया जाता है। और रियर पोजीशन कब चेक की जाएगी, जब आपको ये जांच करनी है, आप डेटा इनपुट करवा रहे हो Q के अंदर, तो Q आपका फुल तो नहीं है, यानी जो लास्ट में जैसे आपने डाला 5, 9, 11, 33, 54, तो ये हो गई रियर पोजीशन, यानी डेटा निकलेगा कहाँ से, आउट कहाँ से होगा, इस पोजीशन से, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपके फ्रंट और रियर, ये दो आपके इस प्रकार से इसके पॉइंटर है, जैसे वहां होता है स्टैक के अंदर टॉप पॉइंटर। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा पहले आया, मान लो पहले इस डेटा को डाला तो ये पहले निकलेगा। तो इस प्रकार इसमें डेटा जहां से निकलेगा वो पॉइंटर अलग है और जहां डेटा जाएगा वो पॉइंटर अलग है। तो इस प्रकार आपके ये दो पॉइंटर हो गए, फ्रंट और रियर, और यहां हो गए स्टैक के अंदर एक पॉइंटर टॉप। अब NQ, Q में दो डेटा पॉइंटर फ्रंट और रियर होते हैं, इसके लिए स्टैक ऑपरेशन स्टैक से कठिन होते हैं, क्योंकि Q में डेटा तत्व को जोड़ने यानी इंसर्ट करने के लिए स्टेप जो है वो सबसे पहले क्या होगा, Q को चेक करेगा। चेक करने के बाद वो ओवरफ्लो तो नहीं है, पूरा तो नहीं भरा हुआ है, अगर भरा हुआ है तो डेटा फिर आप डाल नहीं सकते, पॉइंट नहीं करेगा रियर पॉइंटर के ऊपर, और अगर खाली है तो उसकी लोकेशन चेंज होके और डेटा आपका अंदर इनपुट हो जाएगा। ये देखो फ्रंट और रियर का दे रखा है, यहाँ दो पॉइंटर है, ध्यान रखना। स्टैक के अंदर कितने हैं, एक पॉइंटर ही होता है टॉप, क्योंकि वो एक ही जगह से डेटा आता है और जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, डेटा आने के लिए और डेटा को जाने के लिए दो अलग अलग पॉइंटर है। ये डेटा इनपुट हो रहा है C के बाद D, तो ये रियर पॉइंटर अब क्या हो जाएगा, D हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है। और डेटा निकलेगा कहाँ से, ये दे रखा है फ्रंट से। सबसे पहले क्या इनपुट करवाया था, A, तो यहाँ इसके दो छोर हैं, डेटा आने के लिए और डेटा को वापस बाहर निकालने के लिए, जबकि स्टैक के अंदर एक ही छोर था। NQ का एल्गोरिदम दे रखा है इन्होंने, और DQ, डेटा तत्व को Q से हटाने का काम दो भागों में किया जा सकता है। एक उस डेटा तत्व को एक्सेस करना जहां पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और दूसरा उसको वहां से हटाना, ठीक है। आप जहां आपका डेटा पॉइंट कर रहा है, यानी आप एक छोड़कर उसके बाद सेकंड को भी पीक फंक्शन से हटा सकते हैं, और जहां पॉइंटर है, और उसके अलावा आप चाहो तो किसी को स्पेशल किसी पोजीशन से हटाना चाहो पोजीशन से, तो वहां से भी हटा सकते हो। ये दे रखा है इसका एग्जाम्पल, डेटा को DQ को हटाने का। ये रियर और फ्रंट दो पॉइंटर हो गए। अब जो सबसे पहले A आपका Q के अंदर इंसर्ट हुआ था, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले A इंसर्ट हुआ, तो सबसे पहले निकलेगा भी कौन सा, A। तो इस प्रकार इन्होंने इसका यूज लिया है। DQ का एल्गोरिदम दे रखा है, ठीक है। तो स्टैक और Q, ये दो टॉपिक आपने पढ़े इस चैप्टर के अंदर, फोर्थ चैप्टर के अंदर। अब स्टैक और Q के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या थे, सबसे पहले देखें स्टैक। Q, स्टैक के अंदर फर्स्ट पुश, सेकंड पॉप, थर्ड टॉप। टॉप की पोजीशन हमेशा -1 होती है, ध्यान रखना। और यहां जो वर्ड है आपके लिए आने वाले हैं फ्रंट और रियर, फ्रंट रियर। और एक टॉपिक है आपके यहाँ लिफो, ये किस पद्धति पे काम करता है,
और फीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नॉर्मली छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। फ्रंट क्या है, या क्यू के अंदर कौन कौन से पॉइंटर होते हैं, स्टैक के अंदर कौन से पॉइंटर होते हैं, पुश क्या है समझाइए, लिफो क्या है या फीफो क्या है। एक्चुअली क्या होता है, जब एग्जाम के अंदर ये आता है, इस चैप्टर का नाम है स्टैक और क्यू, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टैक का लिख के आते हैं क्यू के अंदर और क्यू का लिख के आते हैं स्टैक के अंदर, ठीक है ना। तो इनका आपको खास ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जब आप एक अलग प्रकार से लिख लोगे इन टॉपिक को कि स्टैक के साथ पुश, पॉप, टॉप और लिफो, और क्यू का मतलब भी है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके स्टूडेंट, अगर आपको हमारा आज का टॉपिक स्टैक और क्यू अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें। आपको क्या चाहिए, स्पेशल कोई नोट्स चाहिए या और डिटेल में आपको कुछ प्रोवाइड करवाना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक्स।